हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986। दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सब कुछ इंक्लूड करती है अपने अंदर। इससे पहले जितनी भी पॉलिसीज़ आई थी उसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक्स थी, कुछ पॉइंट्स रखे गए थे, कुछ पॉइंट्स नहीं रखे गए थे, लेकिन ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो सब बातें रखी गई थी जो एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद इस जो क्या कहते हैं जो नेशनल पॉलिसी 1986 है, इससे पहले भी एक नेशनल पॉलिसी आई थी जो कि 1968 की थी। ओके, वो 1968 के अंदर आई थी, जिससे लेके इंदिरा गांधी जो है हमारे उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने इस पॉलिसी को क्या किया था, प्रोमुलगेट किया था, घोषित किया था। ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग जो ये पॉलिसी है, इस एजुकेशन पॉलिसी के आधार हर 5 ईयर्स के बाद इसको इन्वेसिस्ट किया जाएगा। इन्वेसिस्ट मतलब उसके ऊपर देखा जाएगा कि जो चीज़ें जो बातें रखी गई हैं वो पूरी हुई भी हैं या नहीं हुई हैं, या उसको पूरा करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो वहाँ से ये प्रथा चालू हुई कि हर 5 साल के बाद नेशनल पॉलिसी को रिवाइज़ किया जाएगा। तो आपने देखा होगा कि हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान्स की, कि 5 साल के बाद फिर ये बात हुई, सारी पॉलिसीज़ के अंदर 5 ईयर्स का गैप है उसके बाद। ठीक है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था 1968 से। फिर जब 1968 के बाद जब 5 साल हो गए तो राजीव गांधी जी जो थे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने उस पॉलिसी को रिवाइज़ किया। तो जब पॉलिसी रिवाइज़ होती है तो दो चीज़ें देखी जाती हैं कि पिछले 5 सालों के अंदर क्या शॉर्ट कमिंग्स रही, ठीक है, क्या लेके उसके अंदर प्रॉब्लम्स आई, क्या लेके कमियां रही और क्या अचीवमेंट्स हुई। तो दोनों बातों को देखा जाता है और उसके बाद नई जो है सीमा, नई जो चीज़ें हैं उसको लेकर आया जाता है कि कैसे इंप्रूवमेंट लाई जा सकती है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जा सकती हैं। तो ऐसे ही हम पहले देखेंगे कि 1968 के अंदर क्या कमियां रही जो 1986 की पॉलिसी ने उसको चेंज किया है, उसके अंदर इंप्लीमेंट लेकर आए। ठीक है, पहले इसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन से ऐसे रीजंस थे जो 1968 की पॉलिसी, जो 1986 की पॉलिसी से 5 साल पहले आई थी, उसके अंदर जो कमियां थी वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1986 की पॉलिसी का, क्योंकि इससे पहले जितनी भी एजुकेशन पॉलिसी आई उसके अंदर ये बात नहीं की गई इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की हर कैटेगरी के बच्चे के लिए, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट है, चाहे वो क्या कहते हैं हैंडीकैप है, चाहे वो अडल्ट है, हर कैटेगरी, वीमेन है, कोई भी है, हर पर्सन को इक्वल एजुकेशन लेने का अधिकार है। ये सिर्फ 1986 की पॉलिसी में एम्फेसाइज किया गया। इससे पहले कोठारी कमीशन में विमेन एजुकेशन के ऊपर बात की गई थी, लेकिन सब कैटेगरीज को उन्होंने भी इंक्लूड नहीं किया। तो जो विशेष सबसे ज़्यादा राजीव गांधी जी ने एम्फेसाइज किया वो इस पॉइंट के ऊपर था। इसके अलावा बाकी जो 3 पॉइंट्स है उसमें तो कॉमन सा है, वो बाकी पॉलिसीज़ में भी बात की गई थी, जैसे साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर, और क्वालिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाए। और एक जो नई बात की गई थी इस पॉलिसी में वो थी डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम द जॉब्स। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कुछ ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जिसको करते ही, डिग्री मिलते ही आपको जॉब मिल जाए, क्योंकि ऐसा बहुत कम होता है हमारे इंडिया के अंदर, क्योंकि हमें कंपटीशन एग्जाम्स देने होते हैं, फिर इंटरव्यूज़ होते हैं, तो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे होने चाहिए कि जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो इतना आगे स्टडी नहीं कर सकते हैं, मतलब पढ़ने में भी मीडियोकर से हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ कोर्सेज ऐसे बनाए जाने चाहिए। तो इस जो पर्टिकुलर पॉलिसी थी उसने वोकेशनलाइजेशन कोर्सेज के ऊपर बहुत जोर दिया, ताकि सीधा डिग्री को जॉब के साथ करना है। सेलियन फीचर 1986 के, ठीक है, कि उसमें मेन 8 हमारे पास सेलियन फीचर है 1986 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो जो सबसे पहले है हमारे पास एजुकेशन फॉर इक्वालिटी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको क्या करना है कि इन छयों को आपको लिखना है एग्जाम के अंदर, उसको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी करना है कि स्पेशली जो 1986 की पॉलिसी है उसने इनको क्या प्रोविजंस दिए। ठीक है, जैसे कि वीमेंस हैं, वीमेन की एजुकेशन के ऊपर क्या एम्फेसिस किया कि उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम, आपको मैंने छोटे छोटे कीवर्ड साइड में दे दिए हैं ताकि इनको देखते ही आपको याद आ जाए। ऐसे आप भी अपने नोट्स में इसको लिख सकते हैं कि पूरा पढ़ने की बजाय एग्जाम टाइम में छोटे छोटे कीवर्ड से आपको पूरी पूरी बातें याद आ जाए। तो बहुत सारे एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाए गए। ठीक है, जो सोशल इविल्स होती हैं, सोशल इविल्स अब वीमेन से रिलेटेड क्या है, ड्योरी सिस्टम हो गया या कोई छेड़छाड़ उनके साथ होती है, तो इन सबसे वो उभर सकें, तो इसके लिए एजुकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसने बहुत सारे क्या किए, गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारी स्पेशल एजुकेशन उनके लिए डिफ़ाइन करने की कोशिश की। फिर उसके बाद है जो हमारे पास शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, इनके लिए क्या गया, इनके लिए स्पेशल जो स्कूल्स खोले जाएँ कि उन्हीं के एरिया के अंदर स्कूल्स खोले जाएँ। ठीक है, उनकी जो नीड्स हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे बुक्सीज़ होती हैं या फिर क्या कहते हैं वहाँ पे हॉस्टल्स होते हैं, तो वो सभी ड्रेसेस होती हैं, तो वो सभी उनको दी जाएँ। फिर है स्पेशल उनकी फील्ड के जो बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं उनको टीचर की जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर की जाए, और उनके एजुकेशन जो सिस्टम है उनके अकॉर्डिंग ही कोर्स को डिफाइन किया जाए कि अगर वो अपनी मदर टंग में पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ सकें। और इनफॉर्मल स्कूल की कई बच्चे जो हैं वो इसलिए स्कूल नहीं आते हैं क्योंकि उनको जॉब भी करनी होती है, तो वो इनफॉर्मल यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन भी कर सकते हैं, कि घर पर बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी क्या कहते हैं समझाया जाए कि वो बच्चों को स्कूल में भेजें। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं, इस तरह की जो प्रोविजंस जो हैं सरकार ने उनके लिए सोचे। फिर एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़, जो अल्पसंख्यक हैं। ओके, अब ये कैटेगरी है जिनको अपनी मातृभाषा या अपने जो संस्कार होते हैं, कह सकते हैं प्रथा जो होती है उससे बहुत प्यार होता है, तो स्पेशली सरकार ने एम्फेसाइज़ किया कि इनके राइट्स को
किसी प्रकार की कोई ठेस नहीं पहुँचेगी, वो सब फॉलो करते हुए, उसको रिस्पेक्ट देते हुए ये जो बच्चे हैं स्कूल के अंदर आए, इनकी मदर टंग में इनको पढ़ाया जाएगा। तो इस टाइप के जो प्रोविजंस है वो सरकार ने इनके लिए दिए, माइनॉरिटीज़ के लिए। और एडल्ट्स के लिए क्या किया कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल टाइप के जो स्कूल्स हैं, ठीक है, स्पेशल फैसिलिटीज़, या फिर इनफॉर्मल कि जैसे कोई वीमेंस हैं वो नहीं अपने घर गृहस्थी के अंदर हैं, हाउसवाइफ हैं, वो नहीं पढ़ने आ सकती, तो वो घर बैठ के भी स्टडी कर सकती हैं। तो स्पेशली इनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन जो है अडल्ट के ऊपर बनाई गई। उसके बाद है हैंडीकैप के ऊपर भी, जो हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो भी नेसेसिटी चीज़ें होती हैं, चाहे व्हील चेयर हो गया, तो उस टाइप की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाए, और वो भी जो है उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले जाएँ। ओके, तो इस टाइप के और बहुत सारी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाए, एडल्ट्स के लिए भी और हैंडीकैप्स के लिए भी, दोनों के लिए। ठीक है, बहुत सारी स्कूल्स और ऑर्गेनाइजेशंस, ग्रुप सॉरी और ऑर्गेनाइजेशंस भी आई आगे, जो कि इनके लिए फंडिंग दे सकें और इनकी जो है पढ़ाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास सोशल इन्वॉल्वमेंट। ये भी एक जो चीज़ है, आज से पहले किसी भी पॉलिसी के अंदर इसके बात नहीं की गई थी, सोशल इन्वॉल्वमेंट की। इसका मतलब क्या है कि बहुत जो भी पेरेंट्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, नॉट जस्ट स्कूल पढ़ाई के ऊपर काम करें, एजुकेशन के ऊपर काम करें, लेकिन पेरेंट्स, कम्युनिटीज़, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, टीचर, सोशल ग्रुप, सबको मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसने साथ मांगा कि आप सब, हम सब एकजुट होकर हमारी एजुकेशन सिस्टम को और आगे कर सकते हैं। किस चीज़ के लिए? ताकि रिडक्शन को फेलियर किया जा सके, क्योंकि अगर पेरेंट्स ही स्टिक नहीं होंगे बच्चों की स्टडी के लिए, अगर पेरेंट्स आगे नहीं आएंगे, तो वो जो ड्रॉप आउट रेट होता है, बच्चे बीच में स्कूल छोड़ जाते हैं, तो उसको वो लोग कम नहीं कर सकते। और वेस्टेज को रोकने के लिए, स्टिग्नेशन को रोकने के लिए, जो एजुकेशन के अंदर ठहराव आ जाता है या पढ़ना छोड़ देते हैं या बीच में छोड़ के भाग जाते हैं, जो वेस्टेज होती है, वो सब रोकने के लिए ये जो है सोशल इन्वॉल्वमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अब है हमारे पास नेशनल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ये भी एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि राजीव गांधी जी ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया कि जो नेशनल पर्सपेक्टिव है एजुकेशन का, उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स आ जाते हैं? सबसे पहले नेशनल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे के राइट्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, जो इतनी डिफरेंट हमारे समाज के अंदर प्रजातियाँ हैं, वो आपस के अंदर क्या रहें, डिफरेंट होते हुए भी एकजुट होकर रहें। एक दूसरे की जो इंडिविजुअलिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करें, रिलीजन्स हैं उनको हम रिस्पेक्ट करें। ठीक है, एक दूसरे की भाषा को भी हम रिस्पेक्ट दें। तो ये जो है तभी हो सकता है, तभी जो है नेशनल जो है आगे इंटीग्रेट हो सकता है, इकट्ठे रह सकता है। इसके बाद है हमारे पास कि क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव, दोनों टाइप की एजुकेशन, क्वालिटी भी बढ़े और क्वांटिटी भी बढ़े। उसके बाद है एजुकेशन फॉर ऑल, इक्वलाइजेशन की बात की गई है, सभी के लिए एक समान है। फिर है टू कीप एवरी इंडिविजुअल कल्चर्ड। ओके, दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि सब जो हैं, जो समाज में जो भी रह रहा है, वो कल्चर्ड वे में रहे, एक अच्छे वे में रहे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ ए मैन पावर, ताकि वो अपनी अर्निंग, उनके पास कुछ सोर्स हो ताकि वो कमा सकें इस समाज के अंदर। उसके बाद है यूनिक इन्वेस्टमेंट ऑफ ए प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को अच्छा बनाने के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सके। तो ये सब जो है एक नेशनल पर्सपेक्टिव वे से एजुकेशन को कैसे बनाया जा सके, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, जो कि 1986 की पॉलिसी ने ही किया। इससे पहले जितनी पॉलिसीज़ आई थी उन्होंने काम किया, लेकिन अलग अलग कैटेगरी के ऊपर स्पेशली काम नहीं किया कि इसके ऊपर अलग और इसके ऊपर अलग। तो इतनी सारी देखो कैटेगरीज होती हैं हमारे पास, डिफरेंट स्टेजेस हैं हमारे पास। तो इस पॉलिसी ने हर एक पॉलिसी को, हर एक जो फील्ड है उसको इंक्लूड किया, और उसके ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए वो सब जो है इसने डिफाइन किए। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्या दो बातें हैं? एक तो बच्चे की हेल्थ, जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो अभी प्री प्राइमरी में होते हैं या अभी किंडरगार्टन में जा रहे हैं, तो उनकी हेल्थ केयर और उनकी प्री प्राइमरी जो एजुकेशन है उसके प्रोग्राम्स को हमने देखा होगा बहुत सारे स्कूल्स के अंदर कि कितना एम्फेसिस किया जाता है, कितने प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं छोटे बच्चे, क्योंकि वो नींव है, फाउंडेशन है, अभी मतलब उनकी स्टार्टिंग है। तो वहीं से अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छे से दी जाएगी तो आगे वो ग्रो कर पाएंगे वैसे ही। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया गया। उसके बाद है प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट वो बनाए गए कि क्या क्या होना चाहिए। सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल फैसिलिटीज़, वही चीज़, ड्रेसेस, बुक्सेस सब प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, उनके लिए डिस्टेंस एजुकेशन। और जो सबसे बड़ी बात, एजुकेशन ऑफ टीचर्स एंड मैनेजमेंट एंड स्टाफ एजुकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टीचर की एजुकेशन कैसी है। ओके, और मैनेजमेंट और स्टाफ जो है वो भी कैसे होने चाहिए, एजुकेटेड होने चाहिए, वेल एजुकेटेड होने चाहिए। तो उसके ऊपर भी एम्फेसाइज किया गया। इसके लिए बहुत सारे टीचर प्रोग्राम्स, ताकि वो अपनी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव की जाए, करती रहे, तो उसके लिए भी इस जो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ ने काम किया। नेशनल करिकुलम फॉर द स्कूल एजुकेशन। ठीक है, जो ये 1986 की पॉलिसी थी, वैसे तो इससे पहले वाली पॉलिसीज़ ने भी करिकुलम दिए थे। तो इस स्पेशल जो 1986 की पॉलिसी, उसने क्या क्या कहा कि सबसे पहले तो जो ये 10+3 का जो सिस्टम है, इसको पूरी कंट्री के अंदर लागू किया जाए। किसी भी कोई भी कंट्रोवर्सी इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, सभी स्कूलों को ये फॉलो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 10 साल जो है स्कूल एजुकेशन के 10th तक, फिर 2 ईयर्स जो है सेकेंडरी एजुकेशन, जैसे +1 +2, और उसके बाद 3 ईयर्स जो है ग्रेजुएशन के हो गए,
ठीक है। तो इस सिस्टम को जो है पूरी कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम को है लागू किया जाना चाहिए इस पॉलिसी के दौरान। उसके बाद है कॉमन स्कूल करिकुलम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि दिल्ली में अलग चल रहा है, पंजाब में अलग चल रहा है, हरियाणा में अलग चल रहा है। तो हमने देखा कि जितनी भी CBSE है तो उनका सिलेबस क्या रहता है, हर जगह सेम रहता है। तो वो जो है करिकुलम जो है वो कॉमन होना चाहिए हर स्कूल के अंदर। फिर है कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम होना चाहिए, यानी कि सब बातों को कंटेन करता हो। ऐसे नहीं सिर्फ एजुकेशन हो, फिजिकल एजुकेशन भी हो, और जो क्या कहते हैं दूसरी जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया वो सब भी हो। तो ऐसे जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। फ्लैक्सिबल अप्रोच लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कई बच्चा जो है तो सभी बच्चों को वो फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, बच्चे के माइंड के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करिकुलम जो है उसके लिए कम या ज़्यादा भी लिया जा सकता है। ठीक है। फिर है हमारे पास जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल और एजुकेशनल रिसोर्सेज। वही जो मैंने इस वैसे ये कॉम्प्रिहेंसिव के अंदर ही आ जाता है कि जो पहले वाली जो है उसके अंदर सिर्फ स्टडी की साइंस मैथमेटिक्स ये सब होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर फिजिकल और एजुकेशनल रिसोर्सेज यानी कि जितने भी अगर कोई प्रैक्टिकल चीज़ करनी है, एक्सपेरिमेंटल चीज़ करनी है, तो उसके लिए जो भी हमें सामान चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए स्कूल के अंदर। फिर जो जनरल स्टडी की बात की गई कि कोर करिकुलम, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स होने चाहिए, तो ये सब आपने पहले प्रीवियस जो हमारे पास पहले वाली जो पॉलिसीज़ थी उसके अंदर भी बात की गई थी इन सब सब्जेक्ट। हमारे पास ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पॉलिसी है, इसने कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ इंक्लूड किया कि एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बातें इसके अंदर इसने यहाँ पे भी इंक्लूड कर दी कि ओवरऑल डेवलपमेंट जो है कि बच्चे को सिर्फ लेके पढ़ाई नहीं चाहिए होती, उसको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चाहिए होती है, उसको जॉब भी चाहिए होती है, उसको मटीरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए, उसको लेके देश के बारे में भी पता होना चाहिए, इक्वालिटी के बारे में भी पता होना चाहिए। तो उसने जो है इस पॉलिसी ने सारी बातें इसके अंदर इंक्लूड करी हैं। ठीक है, कि इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है वोकेशनलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी, सोशलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, सेकुलरिज्म और नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, तो सब चीज़ों की ग्रोथ जो है एक स्टडी के अंदर, एक स्कूल के अंदर की जानी चाहिए। इन एजुकेशन तो पहले भी जो पॉलिसीज़ आई हैं उन्होंने भी इसके ऊपर बात करी है, और इसने जो है इसको और कैसे इंप्रूवमेंट में लाया जा सकता है, तो और सारे जो इसने सजेशन दिए इस 1986 की पॉलिसी ने। तो सबसे पहले वर्क एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या है कि वर्क के साथ, मतलब एजुकेशन के साथ साथ जो बच्चा पढ़ रहा है उसको उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए, उसको परफॉर्म करना भी आना चाहिए। फिर नेक्स्ट है कि प्रिपेयर द स्टूडेंट फॉर आइडेंटिफाइड ऑक्यूपेशन, कि उसको अगर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए अलग स्टडी होनी चाहिए, इंजीनियर बनना है तो उसके लिए अलग, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, तो पहले से ही आइडेंटिफाइड एक ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। फिर है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए जाने चाहिए वोकेशनलाइजेशन, ताकि उनको वो जो डिग्री मिलती है पर्टिकुलर उनको वो जॉब मिल जाए। जैसे कि पॉलिटेक्निकल हमें पता है कोर्सेज होते हैं, ये GCVE वाला कोर्सेज है, ये सब जो है गवर्नमेंट ने 1986 के अंदर डेवलप किए थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ए टेक्निकल एंड द मैनेजमेंट एजुकेशन। ठीक है, तो जैसे इंजीनियरिंग के इतने सारे कॉलेज हैं, IT के इतने सारे कॉलेजेस हैं, तो इन सब की क्या की जाए और बढ़ोतरी की जाए, डेवलपमेंट की जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो लास्ट है हमारे पास डी लिंकिंग डिग्री फ्रॉम द जॉब। ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जॉब मतलब वो कोर्स करते ही उसको जॉब मिल जाए। एक ऐसे कोर्सेज हमें बनाने चाहिए जिसमें किसी पर्टिकुलर ऐसे फिक्स नहीं हो कि आपको ये डिग्री करनी पड़ेगी या फिर इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा, नहीं, वो कोर्स करते ही उसको वो पर्टिकुलर जॉब जो है वो प्रोवाइड करा दी जाए। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि कोई स्पेसिफिक डिग्री की नीड नहीं हो और बस वो एक कोर्स करा, वो जॉब स्पेसिफिक कोर्स करा और डिग्री मिल जाए, इस तरह से वो लिंकेज होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है हमने सारे 1 बाय 1 इसको किया है बहुत अच्छे से। तो ये हमारा ओवरऑल कवर हो चुका है टॉपिक, इससे एक्स्ट्रा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब चीज़ें इंक्लूड कर दी गई हैं। एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और ऐसे टॉपिक बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं और भी यहाँ पे सीटेट से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो वो आपको मिलती रहें, तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।